नमस्कार। हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट की इस लेक्चर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवम है और हम और आप मिलके हिस्ट्री को पढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और इतिहास विजेताओं का ही सम्मान करता है। इसी संदर्भ में एक महान ऐतिहासिक योद्धा जिसने अपने जीवन में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें से आधे से अधिक जीती, उसकी एक उक्ति से इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। उस योद्धा का नाम है नेपोलियन बोनापार्टे, या हिंदी में हम उसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। तो नेपोलियन ने इतिहास के बारे में एक उक्ति कही थी कि व्हाट इज़ हिस्ट्री बट अ फेबल अग्रीड अपॉन। मतलब इतिहास क्या है? एक ऐसी दंत कथा है जिसे सत्य मान लिया गया। अब दंत कथा क्या होती है? दंत कथा का अर्थ होता है गप, या कहें कि कपोल कल्पना, कल्पित कहानी जिसका कोई आधार नहीं होता। आधार नहीं है तो इसका मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप गांव में आपके कोई काका होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, तो वो ऐसी कई घटनाएं बताते हैं। जैसे बचपन में हम नदी तैर के स्कूल जाया करते थे, या कभी कभार उनसे भूत ने बीड़ी मांग ली। तो इस तरह की घटनाओं का कोई आधार नहीं होता, उनका कोई प्रमाण नहीं होता, है ना। तो इस तरह की घटनाओं को कहते हैं दंत कथा। तो नेपोलियन इतिहास को दंत कथा क्यों कह रहा है? फेबल मतलब होता है दंत कथा। अब नेपोलियन इतना बड़ा योद्धा है, फ्रेंच क्रांति जिन्होंने पढ़ी होगी उनको थोड़ा बहुत पता होगा। 1789-90 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसमें इसने लगभग 150 के करीब युद्ध लड़े थे और 100 से ऊपर उसमें से जीते थे। तो नेपोलियन इतिहास को दंत कथा क्यों कहता है? क्योंकि इतिहास, जैसा मैंने पहली लाइन में बताया था, इतिहास विजेताओं द्वारा ही लिखा जाता है। हारने वाला पक्ष या विपक्ष कितना भी न्यायपूर्ण रहा हो या कितना भी उसने सत्य का साथ दिया हो, इतिहास उसके साथ न्याय नहीं करता। इसीलिए नेपोलियन ने इतिहास को एक ऐसी दंत कथा कहा है जिसे हमने सत्य मान लिया गया है कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। इसको समझने के लिए हाल ही में एक 3-4 साल पहले मूवी आई थी पद्मावत, उसका एक रेफरेंस से आपको समझाना चाहूँगा। तो उस मूवी में जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके जब अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में पहुंचता है या दिल्ली दरबार में पहुंचता है, तो पूरे दरबारी रहते हैं और दिल्ली दरबार में अमीर खुसरो भी रहते हैं, जो कि इतिहासकार, रिनाउंड हिस्टोरियन थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो उनसे पूछता है जब वो कि खुसरो, इतिहास इस घटना को कैसे देखेगा? तो खुसरो, अब सीधी सी बात है, डर भी रहे हैं कि अभी अभी इसने बादशाह का गला काट दिया, यदि कुछ भी बोलूँगा तो मेरा भी उड़ा देगा। तो इतिहास को ऐसे बताया खुसरो ने कि इतिहास इस घटना को वक्त का तकाजा कहेगा। मतलब इस परिस्थिति में जो आपने किया वही उचित था, इतिहास इसको ऐसे देखेगा। इन सब घटनाओं से, इस कारण से इतिहास को नेपोलियन एक दंत कथा कहता है। अब देख लेते हैं कि इतिहास है क्या वास्तव में। जब कभी आप इतिहास के बारे में सुनते होंगे तो आपके मन मस्तिष्क में एक ऐसी छवि उभरती होगी कि कुछ साम्राज्य होंगे, उनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा होता होगा, एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। यही कुछ इतिहास की एक छवि उभर के आपके मस्तिष्क में आती होगी। लेकिन इतिहास इस सब से इतर एक बहुत बड़ी वृहद संकल्पना है जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो इतिहास इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री शब्द जो है ग्रीक भाषा के एक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया का अर्थ होता है अनुसंधान। ग्रीक भाषा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीक भाषा के एक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अनुसंधान। अनुसंधान यदि इंग्लिश में हम देखें तो उसका अर्थ कहा जाएगा टू एंक्वायर। अब इंक्वायरी किसकी? इंक्वायरी कर रहे हैं तो किस चीज़ की? अनुसंधान होता है या खोज होती है तो वो दो प्रकार की होती है। एक नवीनतम खोज, वैज्ञानिक खोज जो आज चल रही है, जैसे नित नई नवीन टेक्नोलॉजीज़ खोजी जा रही हैं, AI है, चैट GPT है, अभी घिबली आर्ट काफ़ी चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इस तरह की चीज़ें जो नवीन टेक्नोलॉजीज़, नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों की खोज की जा रही है, वो एक खोज होती है। एक दूसरी खोज होती है जो ऐतिहासिक विषय से संबंधित होती है, यानी प्राचीन काल में हमारे क्या क्या था, किस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से हम नीचे से ऊपर बढ़े, वो चीज़
प्राचीन अनुसंधान कहलाता है, वो प्राचीन अनुसंधान ही इतिहास कहलाता है। यहाँ जिस अनुसंधान की बात की जा रही है वो प्राचीनतम अनुसंधान ही है। तो अनुसंधान जो किया जाता है वो अतीत की चीज़ों का जो भी अनुसंधान है वो इतिहास के दायरे में आता है, या उस अनुसंधान को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। अब हिंदी में इसे देख लेते हैं। हिंदी में संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें आता है इति प्लस हा प्लस आस, यानी कि इति ह आस, ऐसा ही हुआ है। हिंदी में इसका वर्णन अथर्ववेद में हमको देखने को मिलता है। इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अथर्ववेद अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण, इन दोनों ग्रंथों के कुछ पार्ट में इतिहास शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इतिहास को हिंदी में भी देखा जाए तो जैसा हुआ या ऐसा ही हुआ, इसे इतिहास कहते हैं। अब इतिहास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्योंकि इतिहास लिखना है तो केवल इतनी परिभाषा से काम चलेगा नहीं। कुछ मानक संस्थाएं हैं या हिस्टोरियन स्वयं ने इतिहास की परिभाषाएं दी हैं, उनमें से कुछ एक आध परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। सबसे प्रमुख है उसके अंतर्गत कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने ये कहा कि किसी भी देश, काल, परिस्थिति, वातावरण का सामूहिक रूप से अतीत की व्याख्या ही इतिहास कहलाता है। जो सामूहिक रूप से अतीत की घटनाओं की व्याख्या करता है वो इतिहास कहलाता है। अर्थात कलेक्टिव पास्ट, किसी भी देश, काल या वातावरण में किसी भी एक घटना के पीछे जितनी भी घटनाएं हैं या जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें इतिहास कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, अरस्तु। जैसे अभी ग्रीक भाषा देखी थी तो ये भी ग्रीक या यूनान, ग्रीक को हिंदी में यूनान कहते हैं। तो यूनानी दार्शनिक, विचारक या चिंतक थे। सिकंदर महान आपने पढ़ा होगा, सिकंदर के ये गुरु कहे जाते हैं। तो अरस्तु ने इतिहास को बताया गैर परिवर्तनशील अतीत का लेखा जोखा। अर्थात अतीत है, अतीत की घटनाएं हो चुकी हैं, उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। तो उन चीज़ों का लेखा जोखा जो अतीत में हो चुकी हैं वो इतिहास कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे एन अकाउंट ऑफ एन अनचेंजेबल पास्ट। अकाउंट ऑफ, लेखा जोखा, एन अनचेंजेबल पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। ये अरस्तु ने कहा था। इसके बाद एक और परिभाषा आती है जिसको हम देख लेते हैं, E.H. कार महोदय की। E.H. कार महोदय हैं, ये ब्रिटिश इतिहासकार थे और इतिहास के डिस्कोर्स में इतिहास की जितनी भी बातें होती हैं वो E.H. कार महोदय, उनका नाम बड़े इज्जत से, बड़े आदर से लिया जाता है। और इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज़ हिस्ट्री। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया है। तो ये इतिहास को किस रूप में देखते हैं, आइए देखते हैं। इतिहास को ये कहते हैं, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अनवरत संवाद है, यानी अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट, जिससे हमें भविष्य को जानने की कुंजी प्राप्त होती है। यानी अतीत और वर्तमान के बीच एक ऐसा संवाद या एक ऐसा डायलॉग जिससे हम भविष्य को जान सकते हैं, वो इतिहास है। इस प्रकार ये इतिहास की 3 परिभाषाएं हुई जिनको अपन देख सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इतिहास आवश्यक क्यों है। आपने देखा होगा कि संघ लोक सेवा आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, या व्यापम के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम, MPSI का होगा, जो भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री पूछा जाता है। तो क्या ऐसी आवश्यकता है जो हिस्ट्री हर जगह पूछा जा रहा है? क्या इसका कोई प्रतिस्थापन नहीं है? इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती है इतिहास में कि हमने इतिहास में अगर ऐसी गलतियां ना की होती या इतिहास में हमसे इस तरह की गलतियां ना हुई होती तो आज भारत की सीमाएं कहीं और तक टच कर रही होती। आज भारत जिस स्थिति में है उससे कहीं और ताकतवर स्थिति में होता, या इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही वृहद, बहुत ही समृद्ध स्तर पे भारत हो सकता था। तो हमने ऐसी क्या गलतियां की, ये पढ़ने के लिए हमें इतिहास का पढ़ना आवश्यक है। ये जानकारी होने के लिए हमें इतिहास का ज्ञान होना आवश्यक है। इसे एक और
कहानी से या एक और सत्य घटना से समझ सकते हैं। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के एक प्रसिद्ध योद्धा थे और बड़े ही महान साम्राज्य के एक कर्ता धर्ता थे। तो उनका जो राज्य था लगभग संपूर्ण भारत पे था। अगर हम उस टाइम के भारत को देखें तो लगभग संपूर्ण भारत पे उनका राज्य था। केवल एक राज्य ऐसा था जिस पर अशोक का शासन नहीं था, कलिंग। तो ये उनकी आंखों में खटकता था कि पूरे भारत में मेरा शासन है और कलिंग पे ही कैसा शासन नहीं हो पा रहा। तो अशोक अपनी सेना इकट्ठा करते हैं और कलिंग पे आक्रमण कर देते हैं। कलिंग, ऑब्वियस सी बात है, जब पूरे भारत की सेना, पूरे भारत का साम्राज्य उनके साथ है तो जीत अशोक की ही होनी थी। पर इस जीत में अशोक को भारी रक्तपात का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बच्चे अनाथ हो रहे हैं, महिलाएं विधवा हो रही हैं। तो ये उनके हृदय को अंदर तक द्रवित कर गया। उन्होंने इस जीत के बारे में सोचा कि क्या ये वास्तविक विजय है, क्या ये इसको टाला नहीं जा सकता था। इस तरह की घटना भविष्य में ना हो, या जितने भी युद्ध हुए हैं वो भविष्य में ना हो, उनको कैसे टाला जाए, इस बात के लिए हमें इतिहास को पढ़ना आवश्यक है इस जानकारी के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है वर्तमान को समझने के लिए। वर्तमान को समझने के लिए कैसे? वर्तमान में आप जितनी भी घटनाएं देखते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कारण अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पे अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान के बीच में टेंशन है। अभी खबर आई थी कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि यदि आप न्यूक्लियर ट्रीटी साइन नहीं करते हैं, फिर से साइन हो चुकी है उनके बीच, लेकिन न्यूक्लियर डील नई साइन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बॉम्बिंग कर दी जाएगी। आज हम इन घटनाओं को देखते हैं तो लगता है कि अरे अमेरिका का एक्सपेंशनिस्ट है और वो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पर यदि हम उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो हमें पता चलता है कि इसके पीछे मात्र एक कारण ये एक्सपेंशनिज्म नहीं है, मात्र साम्राज्यवाद इसके पीछे उत्तरदायी नहीं है, कई और कारण हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसके कारणों को यदि देखा जाए तो इसको हम वृहद रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो है तात्कालिक कारण और दूसरा है अन्य कारण। तात्कालिक कारण में क्या था, जैसा आप लोग को पता होगा कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई जा रही थी। कौन से कारतूस थे? सबसे पहले पुरानी जो राइफल होती थी वो ब्राउन बेस राइफल यूज़ की जाती थी। पुरानी ब्राउन बेस राइफल, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती थी, कारतूस में नॉर्मल चमड़ी, उसको खोल के और आगे भर दिया जाता था। लेकिन ब्राउन बेस के स्थान पे न्यू एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस के स्थान पे न्यू एनफील्ड राइफल को लॉन्च किया गया था। और न्यू एनफील्ड राइफल में एक कारतूस होता था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की बात थी और उसे दांत से काट के खोलना पड़ता था। अब दांत से काट के खोलना है यदि, तो गाय हिंदुओं में अत्यंत पवित्र मानी जाती है और सूअर मुसलमानों में खराब समझते हैं, उसको एक शब्द यूज़ करते हैं, हराम। तो मुसलमान और हिंदू दोनों जो सेना भारतीय सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी के, उन दोनों में विप्लव या विद्रोह फैल गया। ये तो हुआ तात्कालिक कारण। अब इसके पीछे यदि हम देखें तो केवल तात्कालिक कारण जिम्मेदार नहीं था, उसके पीछे अन्य कई कारण थे। उनमें देखा जाए तो सबसे पहला था प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण के अंतर्गत प्रशासनिक और सैन्य इससे जुड़ा हुआ है कि भारतीयों की नियुक्ति एक सर्टेन पद से ऊपर नहीं होती थी। जैसे सेना में है तो सिपाही, सिपाही से ऊपर आज के टर्म में समझा जाए तो एसआई, टीआई, उसके ऊपर सूबेदार, सूबेदार से ऊपर भारतीय सैनिकों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। इसी तरह प्रशासन में एक सर्टेन बैरियर सेट कर दिया गया था, उससे ऊपर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। इसके कारण काफ़ी समय से अंदर ही अंदर भारतीयों के प्रति रोष पनप रहा था। दूसरा कारण देखते हैं तो आर्थिक कारण होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है अंग्रेजों के प्रति इतने बड़े विद्रोह का या विप्लव का। आर्थिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण था कि अंग्रेज, क्योंकि सीधी सी बात है, भारतीयों का भला करने के लिए नहीं आए थे। अंग्रेज आए थे उपनिवेश बनाने और उससे ब्रिटेन को समृद्ध बनाने के लिए।
तो उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे एक अकालों की एक श्रृंखला चल पड़ी थी। लगातार अकाल पड़ रहे थे और उसके बाद भारतीयों को खाने के लिए तक नहीं मिल रहा था। तो इस कारण भारतीयों में रोष या गुस्सा काफ़ी मात्रा में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था और अंततः 1857 के रूप में फूट पड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्तमान को समझने के लिए या किसी भी घटना के पीछे यदि हम उस घटना का सांगोपांग चित्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इतिहास पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद एक तीसरा आता है सांस्कृतिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए। तीसरा कारण है, इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आपने एक अक्सर टर्म सुना होगा कि ये आजकल की जो जनरेशन है या जो भी लोग हैं वो अपनी सांस्कृतिक पहचान भूलते जा रहे हैं या जड़ों से कटते जा रहे हैं। जड़ों से कटना मतलब क्या होता है? हमारी समृद्ध संस्कृति थी या जो भी चीज़ें थी उनको भूलते जाना, और जो उनको आज ध्यान कर लेता है वो एक्सेल कर जाता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक रैपर है हनुमान काइंड करके, गाने गाते हैं, केरला के हैं, सूरज नाम है उनका, और हनुमान काइंड उनका स्टेज नेम है। तो हनुमान काइंड के 2 गाने हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चित रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर विदेशों में भी। बिल बोर्ड होता है, चार्ट बोर्ड होता है, उसमें नंबर 1 पे भी थे उनके 2 गाने। और उन दोनों गानों की खासियत यही थी कि उन दोनों गानों में भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। प्राचीन मार्शल आर्ट की कलाएं हैं, कलारी पयट्टू है, इस तरह की जितनी कलाएं हैं उनको उस गाने में उन्होंने ऐड किया था। ये होती है सांस्कृतिक पहचान। तो यदि हम अपनी संस्कृति को प्राउडली ओन करते हैं पहचान सुनिश्चित करने के लिए, तो उसके लिए हमें किसकी शरण में जाना पड़ता है? इतिहास की। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम कितनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति से चले आ रहे हैं और हमारी उन्नति कहाँ कहाँ तक थी। इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट पॉइंट है घटनाओं से प्रगति लेकर प्रेरणा लेने के लिए, प्रेरणा लेकर प्रगति करने के लिए। अब घटनाओं से प्रेरणा कैसे ले सकते हैं? इसको व्यक्तिगत रूप में भी देख सकते हैं और एक देश के रूप में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जापान का उदाहरण ले सकते हैं। जापान पे हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिरा दिए गए थे, उसके बाद वो पूरा देश तहस नहस हो गया था। इतना रासायनिक क्षेत्र फैल गया था कि जन्म लेने के कई वर्षों बाद भी उनका सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा था और वहाँ सही मनुष्य उत्पन्न जन्म नहीं ले पा रहे थे। तो उसके बाद भी जापान ने प्रेरणा ली, अपने इतिहास से प्रेरणा ली, और उसके बाद आज जापान टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। जापान के मुकाबले का टेक्नोलॉजिकल देश, एडवांस कोई देश नहीं। उसके अलावा हम व्यक्तिगत रूप में भी देख सकते हैं। हमारे महापुरुष हैं, डॉक्टर APJ कलाम है, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इनकी जब हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, इनके जीवन के संघर्ष देखते हैं, तो हमें खुद को मोटिवेशन मिलता है कि इनके जीवन में भी जब इतना संघर्ष रहा, उन संघर्षों से ये लड़ के जब इतनी ऊपर तक पहुँचे हैं, तो हम भी इस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। इस प्रकार ये इतिहास जानना आवश्यक है। इसके बाद अब क्योंकि इतिहास पढ़ना है तो कोर्स का ही पढ़ना है, हमें PhD नहीं करनी, ना प्रोफेसरशिप का फॉर्म भरना है। तो इतिहास देख लेते हैं। इतिहास को हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे, जिसमें भारत का इतिहास भी होगा और मध्य प्रदेश का भी इतिहास उसमें साइड में सम्मिलित रहेगा, तो जिससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होती चलेगी, प्री की भी और साथ ही साथ मेंस की भी। तो प्री में जो सलेबस है उसको डिकोड करते हैं कि क्या क्या है। तो जब से अभी ये कोर्स चेंज हुआ है तो आयोग भारतीय संस्कृति, जिसकी अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। भारतीय इतिहास संकल्पना एवं विचार, तो ये जो पहला टॉपिक है इसके ऊपर आयोग का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। हमें भी इसके ऊपर फोकस, अभी हम बाइफर्केशन देखेंगे क्वेश्चंस का कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पार्ट है पहला टॉपिक, इस पे आयोग का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इसी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं। तो इस पे ध्यान देके हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आता क्या क्या है? सबसे पहले प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में कई चीज़ें शामिल हैं। जब आप इसको सुनते होंगे तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि प्राचीनतम जो वेद का नॉलेज है या प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्र है या धातु विज्ञान है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्थापत्य कला में हम इतनी उन्नत श्रेणी में थे, चोल काल में इतने भव्य मंदिर बन रहे थे कि उसके गोपुरम में इतना एक भारी वस्तु कैसे जाके ऊपर टांग दी गई। इस तरह की जब हम भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा को पढ़ेंगे तो उससे हमको ये नॉलेज मिलेगा कि कहाँ तक थी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा
और उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित थी। उसके बाद आता है भारतवर्ष। अब भारतवर्ष को यहाँ इंक्लूड करने का जो उद्देश्य था आयोग का, वो ये था कि भारत को लेकर के भी कई चीज़ें चलती हैं कि जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने भारत का एकीकरण किया। अभी हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण देखेंगे तो वहाँ से भी ये डिस्कोर्स अपने को पता चलेगा। तो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ही भारत का एकीकरण किया, एक सीमा में बांधा। अंग्रेज़ों के पहले भारत कोई एक यूनिट के रूप में नहीं था। तो जब हम ये पढ़ेंगे भारतवर्ष तो इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि विष्णु पुराण, जो कि अंग्रेज़ों के आने के कई हजारों साल पहले लिखा गया था, तो विष्णु पुराण में एक उल्लेख है, एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीयतर संतति। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय और जिसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उस क्षेत्र को भारत और उसकी संतानों को या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं। ये विष्णु पुराण में बताया जा चुका था। तो इस प्रकार हम भारतवर्ष देखेंगे कि भारतवर्ष का क्या स्वरूप था प्राचीन काल में, उसके बाद धीरे धीरे मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल जब अंग्रेज आए तो कैसे कैसे हम सिमटते गए, कैसे सीमाएं छोटी होती गईं, और वर्तमान में भारतवर्ष क्या है, क्या स्वरूप है, उसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। उसके बाद ऐतिहासिक कुछ स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक, अभी अपन पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत का इसमें समावेशन किया गया है। उसके अंतर्गत है सबसे पहला वेद, जैसे कि आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इनके बारे में अपन पूरा थोरोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों के ही पार्ट होते हैं। वैदिक संहिता जो है ये चारों से मिलके बनती है। उसमें संहिता आती है, आरण्यक आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं और लास्ट में उपनिषद आते हैं। तो इन चारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये क्या है, इनके रचयिता कौन है, रचयिता हैं भी कि नहीं है, केवल संकलन किया गया है। ये पूरी बातें अपन धीरे धीरे करके जानेंगे। इसके बाद एक टॉपिक है षड दर्शन। षड दर्शन होता है भारतीय दर्शन परंपरा को आस्तिक और नास्तिक 2 भागों में ब्रॉडली देखा जाता है। तो जो नास्तिक दर्शन है वो बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चारवाक है। जो आस्तिक दर्शन है उसको इस 6 पार्ट में बांटा गया है। षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन। उसमें सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस प्रकार के 6 दर्शन होते हैं। तो दर्शन क्या है? देखने का नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, उसको दर्शन कहते हैं। तो ये जब हम दर्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है स्मृतियाँ। स्मृतियों को आप कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक समाज कैसे चलता है, कैसे गवर्न होता है, इस चीज़ को हम स्मृतियों के अंतर्गत देखते हैं। एक काफ़ी प्रसिद्ध स्मृति है जिस पे विवाद भी होता रहता है, मनुस्मृति। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या वर्णित था और उसकी रचना किसने की, क्या सोच के रचना की गई थी, उस टाइम का वातावरण कैसा था जब इसकी रचना हुई। तो स्मृतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। फिर ये यहाँ 2 कॉमा है, एक अलग टॉपिक है रित, सभा और समिति। जैसे स्मृति है समाज के कोड ऑफ कंडक्ट है, वैसे ब्रह्मांड का कोड ऑफ कंडक्ट यानी ब्रह्मांडी नियम किस हिसाब से संचालित होते हैं उसको हम कहते हैं रित। ब्रह्मांड के नियम, सूर्य चंद्रमा का उदय, हवा का चलना, ये सब नियम प्राचीन काल से ही बताए गए थे, उसको रित की संज्ञा दी गई थी। इसके एक देवता होते थे जिनको वरुण कहते हैं, वरुण देव। तो इसके बारे में जब अपन रित पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद है सभा और समिति। सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थीं वैदिक काल की। जैसे आज है हमारी राजनीतिक संस्थाएं लोकसभा, राज्यसभा केंद्रीय स्तर पे, और राज्य की विधानसभा राज्य स्तर पे, कई जगह विधान परिषद भी होती है। तो ये सब संस्थाएं क्या होती थी, इसमें किन किन लोगों का प्रवेश होता था, सभा बड़ी थी या समिति बड़ी थी, और इसमें कौन से लोग भाग लेते थे, राजा इन दोनों का पार्ट था या नहीं था, ये पूरी जानकारी अपन जब सभा और समिति देखेंगे तो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है गणतंत्र। गणतांत्रिक व्यवस्था जो होती है उसमें एक शॉर्ट में यदि समझा जाए तो जो राज्य प्रमुख होता है वो जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो गणतांत्रिक व्यवस्था मोनार्की की जगह पे या राजशाही की जगह पे हमने गणतांत्रिक व्यवस्था क्यों अपनाई? ब्रिटेन से तो क्योंकि लिया गया था, तो ब्रिटेन में तो मोनार्की है, तो ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था है उसको अपनाया, लेकिन मोनार्की क्यों नहीं अपनाई, ये इसके अंतर्गत हम देखेंगे। और गणतंत्र में होता क्या क्या है, जो जनता है वो कैसे चुनती है अपनी जो प्राचीन संस्थाएं थीं या प्राचीन काल था उसमें कहीं किसी गणतंत्र का उल्लेख मिलता है या गणसंघों का उल्लेख मिलता है, ये सब हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद आता है ये कुछ सामाजिक पक्ष है, वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम से जुड़ा हुआ है पुरुषार्थ।
4 वर्ण होते हैं जैसा आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 वर्णों के ही 4 आश्रम हैं। वो एक व्यक्ति को सभी आश्रमों का पालन करना पड़ता था। तो 4 आश्रम हैं। आश्रम को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रमों में बांट दिया गया था एक मनुष्य की ज़िंदगी को। तो वो आश्रम कौन कौन से होते थे, उसमें क्या व्यक्ति कार्य करता था, वो धीरे धीरे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है समाज से ही या मनुष्य से ही पुरुषार्थ। मनुष्य के जीवन के कर्तव्य हैं या उसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया था। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये पुरुषार्थों की चर्चा अपन करेंगे इसके अंतर्गत। फिर आता है एक ऋण और संस्कार। ये 2 अलग अलग टॉपिक है। जैसे भारतीय जो संस्कृति है उसमें ये माना जाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते के साथ ही उस पर 2 या 3 ऋण पहले से ही आरोपित किए जाते हैं। तो वो ऋण कौन कौन से होते हैं, उन्हें उतारने के क्या क्या साधन हैं, ये हम ऋण के अंतर्गत देखते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं या 5 प्रकार के ऋण होते हैं। त्रिऋण, ऋण त्रय जिसको कहते हैं, पंच ऋण, ये क्या है और इनके उतारने के क्या साधन हैं, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आता है एक संस्कार। मनुष्य के जीवन को ही 16 संस्कारों में बांटा गया है। ये भी कर्तव्य होते हैं मनुष्य के, और वो कर्तव्य करना जन्म के पूर्व से लेके अंत्येष्टि, सबसे अंतिम संस्कार जो होता है अंत्येष्टि, तो उस तक के संस्कार 16 रूप में बांटे गए हैं। उनको कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो हम संस्कार के अंतर्गत देखते हैं। फिर आता है एक पंच महायज्ञ और यज्ञ। यज्ञ वैदिक काल से ही चला आ रहा है। वैदिक काल में यज्ञों की काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वृहत परंपरा थी, समृद्धशाली परंपरा थी। तो यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ किस लिए किए जाते हैं, यज्ञों का भी ऋण से कनेक्शन है। तो क्या कनेक्शन है, यज्ञ करके ऋण को कैसे उतारा जाता है, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर एक आता है कर्म का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में आप लोगों ने कर्मा सुना होगा। उसको कर्मा को भी कहा जाता है कि कर्मा हिट्स यू। तो कर्म का सिद्धांत क्या है, क्या गीता का कर्म और ये कर्म जो है वो एक ही है। गीता में जो निष्काम और सकाम कर्म बताया गया है वो क्या कर्म होता है, वो हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है बोधिसत्व और तीर्थंकर। ये बुद्ध मत, बौद्ध मत और जैन मत से संबंधित है। बौद्ध मत में बोधिसत्व को अवतारवाद की संकल्पना है, जो महायान बुद्धिज़्म का एक शाखा है महायान, उसके अंतर्गत ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें बुद्ध के जो बोधिसत्व होते हैं वो अवतार लेते हैं और अपने निर्वाण को, अपने लोगों के निर्वाण के लिए, अपने खुद के निर्वाण को वो डिले करते हैं। तो इस प्रकार की कुछ संकल्पना है बोधिसत्व की, ये हम बोधिसत्व में देखेंगे। इसी से जुड़ी हुई एक तीर्थंकर है। तीर्थंकर जैन मत के काफ़ी प्रसिद्ध संकल्पना है। जैन मत में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ से लेके 24वें जो महावीर थे उनके जीवन चरित्र को अपन देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर अपना फोकस ज़्यादा रहेगा। भले ये प्री में आ रहा है लेकिन इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके बाद आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। तो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत या इसके बाद का जितना पढ़ना है वो 3-4 स्टेप्स में पढ़ने हैं। सबसे पहला है उनकी प्रशासनिक स्थिति, मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत में प्रशासन कैसे चलता था, राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी, क्या मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार थी, राजा के प्रति क्या राजा निरंकुश था या नहीं था, उसको स्वेच्छाचारी निरंकुशता दी गई थी, ये हम प्रशासन के अंतर्गत देखेंगे। फिर उसके अंतर्गत समाज में क्या था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण थे, समाज कैसे फंक्शन करता था, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर अर्थव्यवस्था कैसी थी, खेती होती थी, खेती के बाद पशुपालन, तो क्या व्यापार वाणिज्य था, किस मात्रा में व्यापार होता था, क्या आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों होते थे या केवल एक व्यापार होता था, इसको हम इसके अंतर्गत देखते हैं। फिर उसके बाद है भारत की सांस्कृतिक विरासत। ये भी संस्कृति का ही पार्ट है भारत की, जो पहला टॉपिक है। संस्कृति के अलावा जो कुछ पार्ट बचता है, जैसे कला प्रारूप, कला में चित्रकला हो गई, मूर्ति कला हो गई, उसके अलावा साहित्य का तो डिस्कशन यही हो चुका है। पर्व एवं उत्सव, पर्व एवं उत्सव में भारत के किस किस पार्ट में कौन से पर्व मनाए जाते हैं, कौन से प्रसिद्ध उत्सव हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे काफ़ी लोकप्रिय है और उनका बहुत ही वैज्ञानिक कारण है मनाने का, ये इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब जो रेनेसां की संकल्पना है, रेनेसां मतलब होता है प्रबोधन काल। तो यूरोप में प्रबोधन काल पहले आ गया था और जो भारत है, भारत में 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रबोधन काल आया। तो प्रबोधन काल क्यों आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी
और जैसे राजा राम मोहन राय का नाम आप सुनते हैं, दयानंद सरस्वती का नाम सुनते हैं, तो ये समाज सुधारकों ने क्या क्या कार्य किए और इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आ जाता है स्वतंत्रता संघर्ष, हमारा पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कैसे हम अंग्रेज़ों से लड़ाई किए और कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की हमने। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण कैसे हुआ। लगभग 500 से ऊपर रियासतें थीं, तो उन रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल ने कैसे किया, कौन सी रियासतें थीं जो अंतिम तक पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी और उनका एकीकरण फिर किस अलग अलग घटनाओं द्वारा हुआ, ये हम इसके अंतर्गत देखेंगे। और पुनर्गठन हुआ। ये तो होती है MPPSC प्री की बात। अब आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, जो इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है मध्य प्रदेश का। अपन इसको कम्प्रीहेंसिवली पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का इतिहास, इसमें मध्य प्रदेश को इतिहास को 3 भागों में शुरू में ही बांट दिया गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल। अभी अपन देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। फिर है आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो मध्य प्रदेश के काल को भी, जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसे भी अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। फिर उसके बाद है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन मतलब जब सल्तनत काल चल रहा था और मुगल काल चल रहा था, तो उस टाइम मध्य प्रदेश में क्या गतिविधियां हो रही थी, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है आधुनिक इतिहास। जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों के शासन से लेके और हमारे स्वतंत्रता संग्राम तक, ये आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आता है। फिर स्वतंत्रता आंदोलन का अलग टॉपिक दे ही दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन की जो गतिविधियां हो रही थी, जो घटनाएं हो रही थी, तो मध्य प्रदेश उनसे अछूता तो नहीं रहा होगा। तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं थी, झंडा सत्याग्रह है, इस तरह के आप नाम सुनते होंगे, तो उनको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर ये पार्ट है जनजाति का। तो जनजाति की एक अलग से यूनिट है ही, उसके अंतर्गत आपको जनजाति साहित्य और जनजाति इतिहास ये वृहद रूप में बता दिया जाएगा। इसके बाद कुछ पार्ट, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा टॉपिक है, तो उससे आपका न केवल प्री बल्कि मेंस के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। तो मेंस के, ये MPPSC सिविल मेंस के टॉपिक हैं और सिविल मेंस के अंतर्गत ये यूनिट 1 जिसमें भारतीय इतिहास है, सेम वही चीज़ है, बस मेंस के हिसाब से इसको वर्णित किया गया है। फिर उसके बाद इकाई 3 जिसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज पर प्रभाव और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रतिक्रियाएँ हुई थी, जो कृषक और जनजातियों की प्रतिक्रियाएँ, उनका विद्रोह, ये अपन पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में गणतंत्र के रूप में भारत राज्य का उदय, ये सब जो अपन पढ़ेंगे उसमें सब समाहित होगा। अब इसके बाद कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं कि MPPSC प्री में जो इतिहास के क्वेश्चन आए हैं उनका वेटेज क्या क्या रहता है। तो जब कोर्स पुराना था, 2020 में यहाँ 10 क्वेश्चन आए थे, 2021 यहाँ सेम क्वेश्चन आए थे, 2022 में एकदम से स्पाइक आया और 12 क्वेश्चन आ गए, 10, 11, 10, 10 और 12। फिर यहाँ घट के 2023 में जब कोर्स चेंज, तो 10 क्वेश्चन आए। 24 और 25 में फिर कोर्स चेंज हुआ था, तो 24 और 25 में दोनों में 11-11 क्वेश्चन आए हैं। बाघ की गुफाओं वाला एक 25 में क्वेश्चन आया था, तो यदि उसको सम्मिलित कर लिया जाए तो लगभग 11 क्वेश्चन इतिहास से अपन देखने को मिलते हैं। अब इनका भी यदि वेटेज 3 पार्ट में बांटा जाए, तो प्राचीन काल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, मध्यकाल से सबसे कम आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, और आधुनिक काल से फिर 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आधुनिक काल से आते हैं। तो इस पार्ट को देखा जाए तो प्री में हम ये देख सकते हैं कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में भी एंशियंट इंडिया जिसको कहते हैं, एंशियंट इंडिया, प्राचीन काल में भी जो पहला टॉपिक है, जो संस्कृति वाला पार्ट है, उस पार्ट से काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 5 से 6 में से जो पहला टॉपिक अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, उससे 3 से 4 क्वेश्चन उसी से आ जा रहे हैं। पिछले दोनों बार, चाहे 24 में अपन देखें चाहे 25 में, ये दोनों, तो अपना फोकस भी उसी एरिया पे ज़्यादा रहेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसी क्रम में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब इतिहास को पढ़ना है तो सबसे पहले एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं। टाइमलाइन कहते हैं हिंदी में कालानुक्रम को, यानी इतिहास पढ़ेंगे तो उसको किसी वर्ष का नाम देंगे कि ये कितने साल पहले हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था। इसमें काल और अनुक्रम, काल मतलब होता है समय, अनुक्रम मतलब होता है ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में घटनाएं घटी थी, तो इसको कहते हैं कालानुक्रम या टाइमलाइन। तो इसको देख लेते हैं। अब ये देखने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, कॉलोनी थी अंग्रेज़ों की, अंग्रेज आके हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों की जो भी बनाई व्यवस्थाएं थीं
उसी को संपूर्ण विश्व ने अपनाया और संपूर्ण विश्व के साथ हमने भी अपनाया। तो अंग्रेज़ों ने एक स्केल ली और स्केल के ऊपर जीसस क्राइस्ट का जन्म जिस भी वर्ष हुआ था उसको 0 नाम दे दिया गया था। इसको नाम दे दिया 0। तो ये स्केल है, इसके ऊपर 0। इससे जो पूर्व की घटनाएं हैं उनको कह दिया गया ईसा पूर्व, और इससे जो बाद की घटनाएं हैं उनको कह दिया गया ईसवी। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म उसको 0 मान लिया गया था, उससे पूर्व ईसा पूर्व, और उससे बाद की घटनाओं को ईसवी। हिंदी में ये चीज़ इजी है, ईसा पूर्व और ईसवी 2 ही प्रकार से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश में BC आता है, AD आता है, BCE आता है, CE आता है। इस प्रकार से दो टाइप से बांटा जाता है। उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, कैसे बांटते हैं। ये हुआ स्केल, ये हुआ टाइमलाइन। अब इसमें जब ईसा से पूर्व की बात करते हैं तो घटते क्रम में बात करते हैं। जैसे यहाँ है, इसको अपने नाम दे दिया अपन ने 100 BC, इसको नाम दे दिया 200। इसी तरह घटते घटते यहाँ 1000 और इससे भी पूर्व। तो जब इसकी गणना की जाएगी स्केल में तो घटते क्रम में की जाएगी। मतलब सबसे पहले 1000 BC, 1000 से भी पूर्व, लेकिन 1000 से यदि शुरू करें तो 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व, उसके बाद 1000 से 900, 800, 700 करते करते 200, फिर 100, फिर उसके बाद आएगा 0। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे, यानी वर्तमान में जो काल चल रहा है उसको बढ़ते क्रम में हम गणना करते हैं। बढ़ते क्रम में कैसे? सबसे पहले सबसे पहले 100 ईस्वी, यहाँ ईस्वी आ जाएगा। जैसे यहाँ ईसा पूर्व था उसी तरह यहाँ ईस्वी आ जाएगा, 100 ईस्वी, इधर 200 ईस्वी, और इधर बढ़ते बढ़ते वर्तमान में आज चल रहा है 2025 ईस्वी। तो जो ईसा से पूर्व की घटनाएं हैं वो घटते क्रम में की जाती हैं गणनाएं, और ईसा के बाद की जो गणनाएं हैं वो बढ़ते क्रम में की जाती हैं। ये हुआ हिंदी वाला पार्ट BC और AD का। इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि हम अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें चलाई गई वो हमने अपनाई। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर हमने अपना लिया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर पोप ग्रेगोरी द 13th के द्वारा चलाया गया था। जो अंग्रेज़ों का एक चर्च होता है, रोमन कैथोलिक चर्च, उसके सर्वोच्च गुरु थे पोप ग्रेगोरी द 13th। तो इनके द्वारा 1582 में पोप ग्रेगोरी द 13th के द्वारा 1582 ईस्वी में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया गया, जिसको संपूर्ण विश्व ने अपना लिया। उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? ईसा के जन्म से पहले के वर्षों को ईसा पूर्व और उसके बाद को ईसा ईस्वी कहते हैं। अब आता है कि अंग्रेजी में इसे 2 प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहला है BC और AD, और दूसरा है BCE और CE। अब इसका अर्थ क्या होता है ये एक एक करके देख लेते हैं। तो BC का अर्थ होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बिफोर क्राइस्ट। BC का अर्थ होता है इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट। इसको यदि लेमन लैंग्वेज में भी और ऑफिशियल लैंग्वेज में भी बिफोर क्राइस्ट ही कहा जाता है, मतलब क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट। और AD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन भाषा का टर्म है जिसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के जो ईयर हैं उनको AD कहा जाएगा, और उससे पहले के जो ईयर हैं वो बिफोर क्राइस्ट या BC कहे जाएंगे। अब ठीक है, ये डिस्कोर्स चल रहा था, ये इसी तरह की गणनाएं हम कर रहे थे कि पहले को BC कह दिया, बाद वालों को AD कह दिया। फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आज यदि आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे, उपेंद्र सिंह हो या जो भी किताबें हों, उसमें सब में BCE और CE का उपयोग किया गया है। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकार पढ़ रहे थे और ये गणनाएं हो रही थी, तो उस दौरान जो धार्मिक रूप से तटस्थ इतिहासकार थे, जिसमें यहूदी इतिहासकार और अन्य धर्मों के भी इतिहासकार थे, उनके मन में ये ख्याल आया कि ये BC और AD जो हम गणना करते हैं ये कहीं ना कहीं क्राइस्ट से संबंधित है, और इतिहास में धर्म का समावेशन एक प्रकार से किया जा रहा है।
तो इतिहास क्योंकि सेक्युलर सब्जेक्ट है, धर्मनिरपेक्ष सब्जेक्ट है, तो उसमें हम धर्म का समावेशन ना किया जाए, तो कुछ ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए जिसको धर्म से इतर पढ़ा जा सके। उसके बाद ये BCE और CE का चलन प्रारंभ हुआ। अब BCE और CE क्या होता है ये देख लेते हैं। तो BCE कहा गया है बिफोर कॉमन एरा। अर्थ दोनों का बिल्कुल सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। BC का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा और CE का अर्थ है कॉमन एरा। अर्थ दोनों का सेम है। यदि जन्म से पहले की घटनाओं को करना हो तो अपन BC लिखेंगे या BCE, और बाद की घटनाओं को AD या CE। परंतु आज जो डिस्कोर्स है, आज जो बातें चल रही हैं, उसमें BCE और CE को कहा गया है। तो अपन जो लिखने में प्रयोग करेंगे, यदि हिंदी में है तो उसमें तो शॉर्ट आउट है, ईसा पूर्व और ईस्वी लिखना है, और इंग्लिश में BCE और CE का प्रयोग किया जाता है। ये हुई टाइमलाइन, और शब्दों को या वर्षों को लिखा कैसे जाता है ये देख लिया। अब कैलेंडर या कालानुक्रम से ही जुड़ी एक आध कॉन्सेप्ट हैं जुड़े हुए, उनको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है शताब्दी। शताब्दी होता है 100 वर्षों का। शताब्दी अर्थात 100 वर्षों का समय। जैसे 21वीं शताब्दी ईस्वी चल रही है, तो सन 2001 से 2001, क्योंकि ईस्वी बोला तो 2001 ईस्वी से 2100 ईस्वी तक का समय, पूरा 100 सालों का समय शताब्दी कहलाएगा। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेंचुरी। शताब्दी को इंग्लिश में कहते हैं सेंचुरी। तो 21वीं सेंचुरी जो अभी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 2001 ईस्वी से 2100 ईस्वी तक का जो पूरा समय है उसको 21वीं शताब्दी कहा जाएगा। यही शताब्दी ईसा पूर्व यदि होती तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व यदि कहें तो 600 ईसा पूर्व, क्योंकि घटते क्रम में गणना करेंगे तो सबसे पहले 600 आएगा। 600 ईसा पूर्व से लेके 501 ईसा पूर्व तक का समय ये कहलाएगा छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जो महाजनपद काल कहलाता है, जिस काल में बुद्ध का भी उद्भव हुआ था। तो ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले की बात है, तो घटते क्रम में गणना होगी, तो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व कहलाता है। अब ये तो हुई शताब्दी की बात। शताब्दी के बाद एक आता है सहस्त्राब्दी। सहस्त्राब्दी को इंग्लिश में कहते हैं मिलेनियम। सहस्त्राब्दी को इंग्लिश में कहते हैं मिलेनियम। मिलेनियम मतलब सहस्त्राब्दी मतलब 1000 वर्षों का समय। सेम वही है, बस वर्षों का समय बदल गया है। उसमें 100 थे, इसमें 1000 हो गए। तो पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी अर्थात 1 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 1 CE से इंग्लिश में यदि लिखना हो तो 1 CE कॉमन एरा से 1000 कॉमन एरा, 1000 ईस्वी तक का समय सहस्त्राब्दी कहलाता है। अब इसमें यदि आप किताबों में पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और, एक कंसेप्ट और डिस्कस किया रहता है, वो है वर्तमान पूर्व। वर्तमान पूर्व का अर्थ होता है कुल वर्ष। उसमें जो AD के वर्ष हैं या कॉमन एरा के वर्ष हैं वो भी शामिल होते हैं, और जो BCE के वर्ष हैं यदि ईसा से पहले के वर्ष हैं वो भी शामिल होते हैं। तो X BCE + 2000 = Y वर्ष पहले उसको कहते हैं, इतने वर्ष पूर्व, या उसी को लिख देते हैं वर्तमान पूर्व। अब जैसे उदाहरण के लिए 8000 वर्ष पूर्व है या 8000 वर्तमान पूर्व है, तो इसमें 2000 जो वर्तमान अभी चल रहे हैं 2025, तो ये भी काल शामिल होगा, प्लस 6000 इसके पुराने वाले शामिल होंगे। तो इसमें 6000 ईसा पूर्व प्लस 2000 ईस्वी, ये दोनों को जोड़ के कुल 8000 वर्तमान पूर्व कहा जाएगा। ये भी पढ़ने का या लिखने का एक तरीका होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं इतिहास में काल विभाजन, जो कि अभी मध्य प्रदेश का जब अपन कोर्स डिस्कस कर रहे थे सिलेबस, तो उसमें कुछ काल में बांटा गया था। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कुछ काल में बांटा गया है, और भी कई पैमाने हैं, उनको भी अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि यही क्यों काल बांटा गया और यही क्यों नाम रखा गया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो है प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, वो ऐसा काल है जब हमारे पास इतिहास को पढ़ने के कुछ दो स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक, एक होता है साहित्यिक। साहित्यिक में लिटरेचर आता है जो पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं, और पुरातात्विक में जो उत्खनन से या अवशेषों के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं वो पुरातात्विक होती हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो साहित्यिक चीज़ें थी वो हमें पढ़ने को नहीं मिलती या प्राप्त नहीं होती।
क्यों नहीं होती? क्योंकि उस काल के मानव को पढ़ने लिखने का ज्ञान ही नहीं था। तो कहाँ से प्राप्त होंगी? तो प्रागैतिहासिक काल में साहित्यिक नहीं मिलती, पुरातात्विक चीज़ें मिलती हैं। जो उस काल के मनुष्य द्वारा अवशेष उपयोग किए गए थे, उनके अवशेष, जो वस्तुएं उपयोग की गई थी उनके अवशेष जो भी प्राप्त होते हैं वो प्रागैतिहासिक काल में इंक्लूड किए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। थोड़ा मनुष्य का पढ़ना लिखना उसने सीख लिया, मनुष्य आगे बढ़ा, उसके बाद उसने आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ना लिखना तो सीख लिया था, लेकिन जो भी लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सका। साहित्यिक स्रोत तो अपने को प्राप्त होते हैं, लेकिन वो आज तक पढ़े नहीं जा सके। उदाहरण के लिए हड़प्पा की जो लिपि है वो भावचित्रात्मक लिपि है और उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसका डिसाइफर आज तक नहीं हो सका है। तो उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा में रखते हैं। फिर एक आता है पुरातात्विक, तो पुरातात्विक स्रोत इसके अंतर्गत प्राप्त होते हैं। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वो काल है जिसमें हमें साहित्यिक स्रोत भी लिखे रूप में प्राप्त होते हैं, और पुरातात्विक तो तीनों में प्राप्त हो रहे हैं, दोनों में हो रहे हैं, तो इसमें भी होंगे। तो साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत जिस काल में प्राप्त होते हैं उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। ये साहित्यिक और ये पुरातात्विक दोनों। अब इसमें एक बात और डिस्कस करना है कि जेम्स प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति हुए हैं। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी। 1837 के पहले जो अशोक के शिलालेख थे 1837, उसके पहले अशोक के शिलालेख आद्य ऐतिहासिक काल में उनकी गणना हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पहले तक पढ़ा नहीं जा सका था। 1837 में जैसे ही उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई तो अशोक के शिलालेखों को या उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई, क्योंकि अब हम उस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत की जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा काल है। हड़प्पा वर्तमान में तो अभी आद्य ऐतिहासिक काल में है, क्योंकि हड़प्पा की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। कल को किसी वैज्ञानिक खोज के दौरान या कुछ भी इस तरह हो जाए कि हम उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ले, तो हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक काल से कहाँ चला जाएगा? ऐतिहासिक काल में। इस तरह ये काल परिवर्तित होते रहते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल है, तो प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल के अंतर्गत भी आता है, जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था अपने जीवन काल के लिए या जीवनचर्या के लिए। तो उसको भी कई भागों में बांटा गया है, एक एक करके उसको देख लेते हैं। सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, फिर उसके बाद आता है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल काफ़ी लंबा है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी इसकी जो गणना है जो भी है वो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक की जितनी भी घटनाएं हैं उन्हें पुरापाषाण काल की संज्ञा दी गई। इसके बारे में विस्तृत जानकारी जब अपन काल विभाजन देखेंगे आगे तो उसमें देखेंगे। फिर उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी ये है कि इस युग में जो प्लीस्टोसीन काल है वो प्रारंभ हो चुका था और जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिला। आइस एज खत्म हो गया था, तो पहली बार मनुष्य ने वर्षा, बारिश और उसके बाद घने वनों का अनुभव किया था। तो उस काल को मध्यपाषाण काल की संज्ञा दी गई। इसमें लघु पाषाण उपकरणों के उपयोग किए गए थे, वो जब आगे अपन पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो इसका काल कब से कब तक था? 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। फिर एकदम लेटेस्ट है नवपाषाण काल। इसमें अपना ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी आ जाती हैं, 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसी दौरान ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है इसके कुछ भाग को। उसके बाद हड़प्पा काल जो है वो भी यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। अब पुरापाषाण क्योंकि इतना बड़ा काल है, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, एक बड़ा चंक होता है इतिहास का, तो उसको भी सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे बर्थ होती हैं रेलवे में, लोअर, मिडिल और अपर, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। लोअर निम्न पुरापाषाण काल, मिडिल मध्य पुरापाषाण काल और अपर उच्च पुरापाषाण काल। इसके वर्षों को देख लिया जाए तो निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000, 10,000 वर्षों का समय, और उच्च पुरापाषाण जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। अब ये जो काल विभाजन है वो दुनिया के किसी भी इतिहास के लिए सही है, चाहे भारत का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास अपन पढ़ें, काल विभाजन ये सेम ही रहेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास को भी इसी तरह के काल विभाजन में बांटा गया है, जो भी अपन सिलेबस में देख भी रहे थे। अब देख लेते हैं, इतिहास हो गया, इतिहास का काल विभाजन हो गया, इतिहास को लिखा कैसे जाता है, इतिहास को लिखने की कला क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इतिहास लेखन है, इसको इंग्लिश में हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। हिस्टोरियोग्राफी मतलब इतिहास को लिखना कैसे,
इसको एक लेमैन टर्म में या शॉर्ट टर्म में इसको इतिहास का इतिहास कहा जाता है। मतलब जो भी लिखा गया है या जो प्राचीन काल में घटनाएं हुई वो तो हमने इतिहास को पढ़ ली, इतिहास में पढ़ ली। अब उस इतिहास को लिखा कैसे गया, किसका दृष्टिकोण क्या था। जैसे उदाहरण के लिए युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो उसमें दो पक्ष हो गए। अब रशिया वाला जो पक्ष होगा या रशिया के जो इतिहासकार होंगे उसमें रशिया की प्राथमिकता देंगे या रशिया को सही स्थापित करेंगे, और यूक्रेन साइड के जो होंगे वो यूक्रेन को सही स्थापित करेंगे। यही लिखने का जो अंतर है या लिखने का दृष्टिकोण है वो कहलाता है हिस्टोरियोग्राफी। इसमें इतिहास का इतिहास ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिस्टोरियोग्राफी इतिहास का इतिहास, मतलब इसके अंतर्गत इतिहासकारों की दृष्टि से जो अतीत की घटनाएं हैं उनकी बदलती हुई व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई आया तो वो दूसरी व्याख्या कर दिया, कोई अन्य इतिहासकार आया तो दूसरी व्याख्या कर दिया। तो इतिहासकार उन दोनों व्याख्याओं को देखता है, उसके बारे में निट पिकिंग या उसके बारे में व्याख्याएं करता है, तो वो व्याख्याएं कहलाती हैं इतिहास लेखन। अब ये अवधारणा जो है ये अत्यंत नवीन अवधारणा है। 18वीं 19वीं शताब्दी में इससे पहले भी इतिहासकार होते थे। जैसे हमने अभी अमीर खुसरो के बारे में सुना था, तो इस इतिहासकार होते थे, लेकिन उनका कार्य केवल इतिहास लिखना नहीं था। वो दरबारी के रूप में होते थे और साथ में इतिहास लिखते जाते थे। लेकिन जब इसे अकादमिक पेशे के रूप में अपनाया गया, मतलब हिस्टोरियन नाम से एक पेशा ही बना 18वीं 19वीं शताब्दी में, तब से ये संकल्पना इतिहास लेखन की जारी हुई। तो अत्यंत नवीन अवधारणा है। और इसमें एक चीज़ और आती है, वैज्ञानिक इतिहास। एक तो है अकादमिक पेशे के रूप में, दूसरा आता है वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास मतलब होता है इतिहास में विज्ञान का समावेशन। जैसे हम कोई खोज करते हैं, सबसे मेन है, तो खोज करते हैं उसमें जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं कार्बन डेटिंग या C14 कार्बन डेटिंग। जो कार्बन का अपर रूप है उसके द्वारा हम आयु की गणना करते हैं कि कोई भी चीज़ मिली, कोई भी उत्खनन से पत्थर प्राप्त हुआ तो ये कितने हजार वर्ष पुराना है। इसकी गणना हम कार्बन डेटिंग के द्वारा करते हैं, जो कि विज्ञान का समावेशन है इतिहास में। इस चीज़ को वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं। तो जब से इसका विकास हुआ और जब से इतिहास को अकादमिक पेशे के रूप में अपनाया गया, तब से इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी प्रारंभ हुआ। हिस्टोरियोग्राफी होती क्या है? इतिहास की व्याख्याओं की व्याख्या या इतिहास की व्याख्याओं को देखना इतिहास लेखन कहलाता है। अब उसी प्रकार इतिहास लेखन है, इतिहास की व्याख्या है, तो भारतीय इतिहास की भी व्याख्या की जाएगी। तो भारतीय इतिहास की विभिन्न व्याख्याएं उसको अपन 3 रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला है औपनिवेशिक दृष्टिकोण, दूसरा आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और तीसरा आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके अलावा और भी हैं, सबाल्टर्न क्लास भी है, कुछ एक कम्युनल दृष्टिकोण भी हैं, पर मुख्य अपने लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से यदि क्वेश्चन बनेंगे तो इसी से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। औपनिवेशिक दृष्टिकोण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उपनिवेश की बात कर रहा है। और उपनिवेश हम किसके थे? अंग्रेजों के। तो जो अंग्रेजों या यूरोपियंस के द्वारा जो व्याख्याएं की गई वो औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। फिर राष्ट्रवादी है, तो जो अपने यहाँ के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनके द्वारा जो व्याख्याएं की गई इतिहास की वो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। फिर एक आता है मार्क्सवादी। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पे चलने वाले थे और इनकी जो व्याख्याएं हैं ये किस आधार पे की गई ये अभी अपन देखते हैं। तो सबसे पहला आता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण। औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है ये आप देख रहे होंगे। ये महोदय हैं, इनका नाम है विलियम जोन्स और ये हैं चार्ल्स विल्किंस। तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों द्वारा इतिहास की जो भी व्याख्याएं की गई, जो उनके उपनिवेश थे, जैसे फ्रेंच के भी कई उपनिवेश थे, कई कॉलोनीज थी, डचों के भी कई उपनिवेश थे। तो यूरोपीय विद्वानों, जो ये सम्मिलित विद्वान थे पूरे यूरोप के, इनके द्वारा पूर्वी उपक्षेत्र में स्थित उपनिवेशों की जो भी व्याख्याएं की गई वो व्याख्याएं औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहलाती हैं। अब ये आए तो सबसे पहले इसके अंतर्गत 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये है विलियम जोन्स और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की थी। तो इसकी स्थापना का उद्देश्य ही यही था कि भारत का जितने भी ग्रंथ है और जो भी समाज कैसे गवर्न होता है उस व्यवस्था को इनको पढ़ना था। तो इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कई ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी कराया। कोई भी दृष्टिकोण है, कोई भी चीज़ है तो उसके 2 पहलू होते हैं, एक सही पहलू, एक उनका कुछ खामियां भी होती हैं उनमें। तो इनका सही पहलू ये था कि सबसे पहला कालक्रमानुसार इन्होंने व्यवस्थित किया था।
इतिहास को सबसे पहला, क्योंकि भारतीय इतिहास जो भी लिखा गया था उसमें कालक्रम की गणना प्राचीन काल में नहीं की जाती थी या कालक्रम का ध्यान नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले इन्होंने कालक्रमानुसार सबसे पहले व्यवस्थित किया। दूसरी चीज़ क्या की, भारतीय साहित्य का अध्ययन करने के साथ साथ अनुवाद किया कई घटनाओं का। 1784 में ये आए और 1784 में इन्होंने स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। उससे पहले ही मनुस्मृति एक ग्रंथ है, उसका अनुवाद हो चुका था। 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था कोड ऑफ गेंटू लॉस के रूप में। एक पुस्तक थी कोड ऑफ तो जो मनुस्मृति थी, मनुस्मृति का कोड ऑफ गेंटू लॉस के रूप में अनुवाद किया गया था। उसके बाद जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन गई तो उनके साथ कई और विद्वान भी आए चार्ल्स विलियम जोन्स के साथ। तो विलियम जोन्स ने खुद अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अनुवाद इन्होंने किया था 1789 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनी, उसके बाद 1789 में इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था। इससे पूर्व ही भगवद गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, उसका अनुवाद हुआ था 1785 में, जस्ट एक साल बाद। भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था? इन्होंने। इनका नाम है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस है, इन्होंने भगवद गीता का अनुवाद किया था 1785 में। तो ये तो औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे उनकी विशेषताएं हो गई कि इन्होंने कम से कम अनुवाद किया और ये चीज़ें पढ़ने को बताई। उसके बाद जो व्याख्या की उसमें गड़बड़ी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके उद्देश्य पवित्र नहीं थे। ये आए थे, ये अनुवाद कर रहे थे। कुछ लोग जैसे विलियम जोन्स हैं, इनके हो भी सकते हैं, पर ये क्योंकि काम तो ब्रिटिश कंपनी के लिए कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो उसके उद्देश्य पवित्र नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पवित्र नहीं थे। उनका यही था कि हमें इन पर राज करना है, तो इनके पहले जो इनका समाज किस प्रकार से गवर्न होता है हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए, इस उद्देश्य के चलते इन्होंने ये अनुवाद करवाए और उसके बाद अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। वो व्याख्याएं क्या थी ये देख लेते हैं। तो इन विद्वानों ने भारतीय इतिहास और सामाजिक व्यवहार को अत्यंत सामान्यीकृत तरीके से प्रस्तुत किया। एक मैक्स मूलर भी थे। मैक्स मूलर के ने सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज़ नाम से एक किताब, पूरी ईस्ट सीरीज़ की किताब एक प्रचलित की थी। उसमें यही अनुवादों की उन्होंने मनमानी व्याख्या प्रस्तुत की। कुछ हद तक वो सही भी थे, लेकिन कुछ व्याख्याएं मनमानी दृष्टि से उन्होंने कर दी थी। तो उन मनमानी व्याख्याओं में क्या था, जो भारतीयों का व्यवहार था उसको अत्यंत सामान्यीकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। सामान्यीकृत तरीका क्या होता है? किसी भी चीज़ को जनरलाइज कर देना। जनरलाइज करना मतलब, जैसे ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जुझारू होते हैं, लड़ाकू होते हैं, तो हम पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही ये कह दें कि संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया ही जुझारू है, लड़ाकू है, लड़ने के लिए हरदम तैयार होते हैं। या जापान को लेके कहा जाता है कि जापानी लोग अत्यंत सौम्य स्वभाव के होते हैं, तो संपूर्ण जापान के लिए ऐसा कह दिया जाए कि संपूर्ण जापान ही सौम्य स्वभाव का है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जापान का एक नाम पीत आतंक भी था, पीला आतंक। एक टाइम उसका इतना टेरर था कि जो आसपास के देश थे वो कांपते थे। इसी कारण फिर न्यूक करना पड़ गया था। खैर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन मुख्य बात यह है कि किसी को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग उसी प्रकार के जुझारू हों और लड़ाकू स्वभाव के हों, और ज़रूरी नहीं है कि जापान के सभी लोग शांत और सौम्य स्वभाव के हों। इसी प्रकार इन्होंने जो भी अपने इनको समझ में आया व्याख्याओं से जनरलाइज व्याख्या कर दी। जनरलाइज व्याख्या क्या की कि भारतीय समाज की उपलब्धियों को कमतर दिखाने का प्रयास किया। कमतर दिखाने का प्रयास कैसे? एक विद्वान इसी में हुए हैं, विंसेंट ए स्मिथ। इनका नाम आपने सुना होगा इतिहास में। विंसेंट ए स्मिथ ने यह कहा कि भारतीय अपने आध्यात्मिक ज्ञान में और नेक्स्ट वर्ड यानी कि अगले जन्म को लेकर के इतने ज़्यादा मशगूल रहते हैं कि उन्हें तानाशाही दिखाई ही नहीं पड़ती। तानाशाही के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। केवल उनका जो सोचना रहता है वो सिर्फ और सिर्फ अगले जन्म को लेकर रहता है। और इस चीज़ की उन्होंने व्याख्या की, किसने? स्मिथ ने। तो इस तरह करके भारतीयों की उपलब्धियों को, कि इनसे रहना खाना नहीं जानते ये, या जो भी चीज़ें हैं उनको कमतर दिखाने का प्रयास किया। कमतर दिखाने का जो कारण था वो अभी अपन डिस्कस कर ही चुके कि उनको आके अपने यहाँ राज करना था। तो जब तक वो अपनी व्यवस्था को सही नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कारण था कि भारतीय अतीत में तानाशाही को सिद्ध करना चाहते थे। उनका ये कहना था कि भारत में जितने भी साम्राज्य हुए हैं अतीत में
भारत में जितने भी साम्राज्य हुए हैं अतीत में वो सब तानाशाह थे और तानाशाही के द्वारा ही भारत का साम्राज्य गवर्न होता जा रहा था। और ये तानाशाही को सिद्ध करके जो इनकी ब्रिटिश वायसराय प्रणाली थी उसको ये सही सिद्ध करना चाहते थे कि हम जो हमारी वायसराय प्रणाली है जो हम चला रहे हैं वो भी तुम्हारे अतीत के समानांतर ही है या अतीत के समान ही है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ भी तानाशाही एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म चलता था तो उस तरह हमारा ब्रिटिश वायसराय प्रणाली भी उसी पद्धति पर आधारित है। ये इनके उद्देश्य थे और इस प्रकार की जो व्याख्याएं थी इतिहास की, जो इस प्रकार की व्याख्याएं की गई वो कहलाती हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण। इसके बाद अब आप जानते हैं कि न्यूटन का एक नियम है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सीधी सी बात है कि जब ये व्याख्याएं पढ़ी जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारे इतिहास को खराब तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जो प्रतिक्रिया होनी थी वो स्वाभाविक थी राष्ट्रवादियों की। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण यही है कि साथ ही साथ राष्ट्रवादी आंदोलन भी चल रहा था तो कुछ उसका भी प्रभाव था। कुछ व्याख्याएं थी औपनिवेशिक व्याख्याएं, उनको पढ़ के उपजा हुआ रोष था। तो इसके बाद राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना में इनका योगदान रहा। क्यों योगदान रहा इनका? जो औपनिवेशिक व्याख्याएं थी तो औपनिवेशिक व्याख्याएं राजनीतिक इतिहास को या अपनी जो राजनीति थी उसको धूमिल करने का उनका प्रयास था। क्यों? क्योंकि राजनीति को उन्होंने तानाशाही के रूप में चित्रित कर दिया गया था। तो इन्होंने अध्ययन किया ऐतिहासिक स्रोतों का और उसी राजनीतिक इतिहास को दोबारा लिखा। और दोबारा लिखने के क्रम में सबसे पहले क्षेत्रीय जो यूनिट्स थी या क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास शामिल था, जिसमें असम जैसे राज्य शामिल थे जिनको पहले इतिहास अपने अध्ययन के दायरे में लेता ही नहीं था, तो उनको पहली बार अध्ययन के दायरे में लिया गया। और राजनीतिक इतिहास को पुनः पढ़ के उनकी व्याख्याओं को पुनः करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म नहीं था, राजनीतिक निरंकुशता नहीं थी। राजा होता था, राजा को अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उसकी सहायता के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिपरिषद भी होती थी, सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी होती थीं जो राजा को अपदस्थ करने तक का अधिकार रखती थी। तो ये सब इन्होंने बताया राष्ट्रवादियों ने। राष्ट्रवादियों की जो प्रमुख विशेषता थी, अब सीधी सी बात है, जो धर्म से संबंधित है तो धार्मिक पक्ष को थोड़ा उभारने का प्रयास ये करेंगे। तो उसके अंतर्गत वैदिक काल और गुप्त साम्राज्य जो है, वैदिक काल और गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण युगों की खोज यानी उस टाइम को बहुत अच्छा बताना और स्वर्ण युगों की खोज यानी उस काल को स्वर्ण युग ही कह देना, ये इनकी विशेषता थी। फिर वही है कि उन मान्यताओं का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि भारत में सदा से स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन रहा है। ये इनकी विशेषता हो गई। अब इनकी भी कुछ खामियां थी। इनकी खामियां ये थी कि जैसे ये राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवादी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों में इन्होंने बांटने का प्रयास किया। इतिहास जो काल विभाजन होता है, ऐतिहासिक काल को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में इन्होंने बांट दिया था, जो कि अवलोकन किया जाए तो भ्रामक प्रतीत होता है, जो कि गलत प्रतीत होता है। गलत इसलिए क्योंकि जब मुस्लिम शासन था तो मुस्लिमों के दरबार में ही कई दरबारी या कई जो सरदार थे वो हिंदू थे। जैसे औरंगजेब के दरबार में हम देखते हैं, अकबर के दरबार में हम देखते हैं, तो कई हिंदू भी शासन, और हिंदू अकबर की साइड से ही लड़ते थे या औरंगजेब की साइड से लड़ते हैं। राजा जयसिंह का नाम अपन सुनते हैं, मान सिंह का नाम सुनते हैं। तो इसलिए इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटना भ्रामक हो सकता है। तो ये इनकी खामियां थी। अब इन विद्वानों में ये हैं RC मजूमदार और ये हैं हेमचंद राय चौधरी। फिर उसके बाद है नीलकंठ शास्त्री, KP जायसवाल। KP जायसवाल की एक बुक है हिंदू पॉलिटी। KP जायसवाल की एक बुक है हिंदू पॉलिटी। इसी तरह इन्होंने भी सबने अपनी अपनी बुक्स लिखी और उसके द्वारा इन मान्यताओं का खंडन किया जो औपनिवेशिक विद्वानों, जो यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के लिए कही गई थी। इसके बाद एक तीसरा दृष्टिकोण आता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण चार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित था। तो चार्ल मार्क्स एक जर्मन विद्वान थे जो ब्रिटेन में आके रह रहे थे और ब्रिटेन में ही उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। उनका एक थ्योरी, वैसे तो बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन उनका थ्योरी का जो बेस है वो वर्ग सिद्धांत के ऊपर आधारित रहता है। मतलब इतिहास में जो भी समाज है, समाज को दो भागों में वो बांट देते हैं, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, और उन्हीं वर्गों में किस प्रकार संघर्ष होता है उत्पादन की प्रणालियों को लेके। ये इनके जो मुख्य डिस्कोर्स है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का, इसी पे आधारित रहता है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उदय 20वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था
इन्होंने जैसे इसके पहले की जो 2 व्याख्याएं थी वो केवल और केवल राजनीतिक इतिहास पे बेस्ड थी। उपनिवेशिक जो दृष्टिकोण था वो केवल राजनीतिक इतिहास पे बेस्ड था कि तुम्हारे यहाँ तानाशाही हम सिद्ध करना था, भारत में तानाशाही को सिद्ध करना था। और उसके बाद उनका जो रिबटल था, उनका खंडन किन्होंने किया, राष्ट्रवादी ने। तो पहली बार सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था। पहली बार सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं को मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने इतिहास के अध्ययन के दायरे में लिया। मतलब समाज कैसे फंक्शन करता है, राजनीति तो हो गई, ठीक है, समाज में कौन कौन से वर्ण हैं, वर्ग कैसे हैं, उसके बाद आर्थिक संरचनाएं कैसी हैं, व्यक्ति खेती कर रहा है या उसके बाद उसकी कृषि व्यवस्था कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में व्यापार कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ों को शामिल किया गया मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी इतिहासकारों द्वारा। इनमें सबसे प्रमुख है ये हैं, जैसे डी कोसाम्बी, इनको आप देख सकते हैं, डी कोसाम्बी है, ये RS शर्मा है। जो जितने भी इतिहासकार प्रसिद्ध NCERT से संबंधित या जो भी इतिहासकार आज तक आपने पढ़े होंगे इतिहास से संबंधित, वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। चाहे RS शर्मा हो, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, रोमिला थापर, इरफान हबीब, ये जितने भी इतिहासकार हैं वो सब मार्क्सवादी दृष्टिकोण या मार्क्सवादी इतिहासकार कहे जाते हैं। अब इन्होंने किया क्या क्या, तो कुछ इनमें भी खूबियाँ थीं और कुछ खामियाँ थीं। खूबियाँ ये थी कि वर्ग विभाजन को बताया इन्होंने। वर्ग विभाजन मतलब 2 वर्ग होते हैं, तो वर्ग किस प्रकार से बांटे गए, उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं वर्गों के अंतर्गत, वो इन्होंने अपनी व्याख्या में शामिल किया। फिर उसके बाद कृषि संबंध है, फिर वंचित और शोषित सर्वहारा समाज। सबसे जो मुख्य इनका डिस्कोर्स था वो वंचित और शोषित सर्वहारा समाज को अपने अध्ययन के दायरे में लेना था। मतलब जो दबा कुचला समाज था जिसके बारे में किसी ने सुधि नहीं ली थी, उस समाज की क्या परेशानियां हैं, उन परेशानियों को इतिहास ने पहली बार अपनी व्याख्या में शामिल किया था। फिर उसके बाद कुछ खामियां भी थी इनकी, तो वो पाठ्यात्मक स्रोतों का पूर्ण विश्लेषण ये नहीं करते थे। जो भी पाठ्यात्मक स्रोत थे उनको केवल ऊपर ऊपर से देख लेते थे, उनकी संपूर्ण व्याख्या नहीं करते थे। दूसरी बात है, काल और क्रम, तिथि क्रम का ये भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये भारतीयों में प्राचीन काल से चला आ रहा था, तो तिथि क्रम पे इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा एक और इनकी खामी थी कि सामाजिक संरचना में वर्ग विभाजन पे इन्होंने अधिक जोर दिया। ठीक है, 2 वर्ग तो हो गए, लेकिन वर्ग के साथ भारतीय समाज जो है उसमें 4 वर्ण भी है। उन वर्णों की क्या क्या दशा है, स्त्रियों की क्या दशा है, स्त्रियों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल शुरुआत में अध्ययन नहीं किया, बाद में तो फिर डिस्कोर्स में शामिल हो गया था। और सांस्कृतिक पक्षों पर ध्यान नहीं दिया गया था। सीधी सी बात, सांस्कृतिक पक्षों को उभारा था राष्ट्रवादियों ने कि हमारी संस्कृति इतनी उच्च है और ये सब है, तो सांस्कृतिक पक्षों की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इस प्रकार ये 3 व्याख्याएं हुई, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और औपनिवेशिक दृष्टिकोण। इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्राच्यवाद और भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो जो प्राच्यवाद होता है वो औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही की गई एक व्याख्या है। इसको ओरिएंटलिज्म कहते हैं इंग्लिश में। पूर्वी उपनिवेशों की जो व्याख्या पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई थी उसमें प्राच्यवाद कहलाता था। तो प्राच्यवादी और आंग्लवादी ये 2 प्रकार के औपनिवेशिक दृष्टिकोण होते थे, औपनिवेशिक व्याख्याकर्ता होते थे। तो उसमें जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय शिक्षा को, जो शिक्षा का माध्यम था वो भारतीय भाषाओं में ही कराने के और भारतीय संस्कृति के रूप में ही कराने के पक्षधर थे। और जो आंग्लवादी थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। आंग्लवादी थे लॉर्ड मैकाले के समर्थक। ये लॉर्ड मैकाले, अंत में जीत भी उन्हीं की होती है, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो भी प्रतिवेदित किया गया था वो आंग्लवादी कहलाते थे। और प्राच्यवादी या ओरिएंटलिज्म जो भारतीय शिक्षा के समर्थक थे वो प्राच्यवादी कहलाते थे। इसमें विलियम जोन्स है, वो उनका इम्पॉर्टेंट नाम है, और चार्ल्स विल्किंस भी है जिन्होंने प्रारंभिक अनुवाद किए थे और भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। फिर उसके बाद आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपन देख ही लिए हैं अभी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का जो आधार है वो वर्ग विभाजन या वर्ग संघर्ष पर आधारित है। सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को सबसे पहली बार इतिहास के अध्ययन के दायरे में लिया, वो इनकी विशेषता है। और इन्होंने सांस्कृतिक पक्षों, तिथिक्रम आदि का उल्लेखना की या अवहेलना की, ये इनकी कुछ खामियां हैं। इस प्रकार क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।